अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स हम इश्क़ यारम का आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा हो गया था वक्त हमें वहाँ से निकले हुए, और एक आप हैं जो मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। डार्लिंग, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा कि हम आज वापस आने वाले हैं? अब तो वापस सी सुबह ही होगी। अब तुम्हें वहाँ लेकर जाने में इतनी मेहनत लग रही है तो तुम्हें मेरी मेहनत का इनाम भी तो देना होगा, और इनाम लेते हुए एक रात तो लग ही जाती है। ये इंतहाई बेबाक और शरारती लहजे में पिछले 1 माह में यारम का ये अंदाज़ उसने बेहद महसूस किया था। हाँ, लेकिन अब उसका ये अंदाज़ ही उसे अच्छी खासी तब चढ़ा रहा था। इस बंदे को किसी जगह का लिहाज नहीं था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उन्हें देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसे तो बस अपनी रूह चाहिए थी, और उसकी बेबाकियों पर अगर वो एतराज़ उठाती तो यारम के पास एक ऐसा मजबूत जवाब था जिसके सामने उसे खामोश होना ही पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक़ है तुम पर। कुछ लोग कौन होते हैं मुझे पूछने वाले या हमारे बारे में कुछ भी सोचने वाले, और तुम्हें भी कोई हक़ नहीं किसी और के बारे में सोचने का। बस मेरे बारे में सोचो, पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर दो। और यही एक वाहिद काम था जो रूह से नहीं होता था। हाँ, नज़रअंदाज करने में तो यारम माहिर था। वो एक रूह के अलावा पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर सकता था, क्योंकि रूह के अलावा उसे किसी और से कोई मतलब ही नहीं था। अगर उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की चाहत थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रूह की मोहब्बत की। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। यारम, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो अंधेरा हो गया, वो गाड़ी से निकल कर कहने लगी। उसे यहाँ अच्छी खासी ठंड लग रही थी। जब यारम ने गाड़ी की पिछली सीट से अलग रेड कलर का जैकेट उठाकर उसे दिया। ये किसका है? रूह ने फ़ौरन पूछा। तुम्हारे लिए लाया था। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत ठंड है, जल्दी से पहनो उसको, फिर चलते हैं। यारम ने कोट उसकी जानिब बढ़ाया तो रूह ने फ़ौरन थाम कर पहन लिया। दूसरी तरफ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आप तो कुछ नहीं पहना, आपको भी तो सर्दी लगेगी ना? रूह ने फ़िक्रमंदी से कहा तो यारम मुस्कुरा दिया। मेरी सर्दी का हाल तुम वहाँ जाकर निकाल लेना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकला। यारम, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यारम ने जब उसका हाथ थामा तो रूह उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। ये जगह शहर की आबादी से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ इतना अंधेरा है। यहाँ मोहब्बत करने वाले ही आते हैं। ये एक जजीरा है और यहाँ के स्टाफ मेंबर किसी होटल की तरह काम करते हैं। लेकिन ये होटल नहीं है, ये एक लवर पॉइंट है। मोहब्बत करने वाले यहाँ आकर मिलते हैं, लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि कोई भी मुँह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। ये सिर्फ उन लोगों को यहाँ आने देते हैं जो शादीशुदा होते हैं और अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल प्लान करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए और कहा कि आप अपनी वाइफ को यहाँ ले आएँ, हम सारा इंतज़ाम संभाल लेंगे। फिर मैं अपनी प्यारी सी बीवी को यहाँ ले आया हूँ। आप चल कर देखते हैं कि उन लोगों ने क्या किया है। वो सब कुछ तो ठीक है यारम, लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं है हमारे अलावा। पहाड़ के बीचों बीच बनी सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही थी, और इस रास्ते पर रोशनी के अलावा बड़े बड़े लाइट बल्ब्स लगाए गए थे। रूह, उस पर चलते हुए वो अपने आप को किसी परी की तरह महसूस कर रही थी। बेहद हसीन सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के दोनों तरफ लगे फूल जो इस तरह से लगाए गए थे कि यूँ महसूस हो रहा था कि फूल उनके कदमों में पड़े उन्हें वेलकम कर रहे हैं। डार्लिंग, वो लोग अपना काम करके जजीरे की दूसरी जानिब जा चुके हैं ताकि हमें किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यारम की बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए मज़ीद जीने चढ़ने लगी, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रूह की सांसें फूलने लगी थी। शायद ये सीढ़ियों का सफ़र अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा था। यारम ने उसकी परेशानी को महसूस करते हुए उसे अपनी बाहों में उठाया। यारम, मैं चली जाऊँगी, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, रूह ने फ़ौरन कहा था। मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए तुम्हें नहीं उठा रहा, तो मैं तुम्हें अपनी बेहद करीब महसूस करने के लिए उठा रहा हूँ। इन सीढ़ियों से ज़्यादा तुम मेरी बाहों में सूट करती हो। यारम मुस्कुराकर कहते हुए उसे शर्माने पर मजबूर कर गया, और उसकी शर्मीली सी मुस्कुराहट यारम के डिम्पल्स गहरे कर गई थी। सीढ़ियाँ चढ़कर वो उसे पहाड़ी की चोटी पर ले आया था, जो कि बेहद खूबसूरत से सजाई गई थी। एक छोटे से शीशे नुमा जार में सफ़ेद बेड को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शीशे के चारों तरफ सिर्फ जाली नुमा कपड़े से डिज़ाइनिंग की गई थी। पहाड़ी के कोने की तरफ एक टेबल लगाई गई थी, जिसके आगे पीछे 2 चेयर थी। डिश से निकलता धुआं इस बात की गवाही थी कि खाना अभी लगाया गया है, और उसकी खुशबू बता रही थी कि हर चीज़ रूह की पसंद की है। डिनर कर लें डार्लिंग, वैसे तो आज रात मेरा तुम्हें खाने का इरादा है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये फ़रीज़ा मुझे डिनर के बाद अंजाम देना चाहिए। उसके गाल को चूमते हुए यारम उसके हाथ थामे मेज़ की जानिब लेकर गया।
आप बेहद शर्म हो गई हैं यारम, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। रूह ने जैसे कोई राज खोला था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसका इलाज कर सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है कि बिना किसी मज़ाहमत के अपने आप को मेरे पास भेज देना, मेरे पास आ जाना। इससे मुझे तुम्हारे साथ किसी किस्म की बेशर्मी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मजाक है, आपको बेशर्मी से रोकने के लिए खुद बेशर्म बन जाऊँ, वो उसे घूरते हुए बोली। अब उसका हाल तो यही है, वो अब भी बाज ना आया। आपने आप हाल अपने पास रखें, आप अपने हाल अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बेशर्मी से भरपूर खल। मैं ऐसे ठीक हूँ, रूह ने फ़ौरन जवाब दिया। मतलब कि तुम्हें मेरी बेशर्मी बर्दाश्त करनी होगी। कोई हाल ना पाकर यारम वापस अपने हाल की तरफ आ गया था। यारम बहुत ख़राब है, आप कभी नहीं सुधर सकते, ये आखिरी लेवल है। वो इसकी मालूमात में इजाफा करने लगी। नहीं डार्लिंग, ये आखिरी लेवल नहीं है। अगर मैं आखिरी लेवल की तरफ आ गया ना तो तुम चेहरा छुपाती फिरोगी। बस कर दे यारम, खाना खाने दे मुझे। वो शर्म से सर झुकाती डांटने लगी। मेरी जान, मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ लिए हैं? ये सारे तुम्हारे तुम्हारे सामने खाना है, खाओ, आराम से खाओ। ये यारम ने शरारत से कहा। आप खामोश होंगे तो मैं कुछ खा पाऊँगी ना? वो घूर कर बोली। हाँ यार, हो गया खामोश, कुछ नहीं कहता मैं, कुछ कहने में रखा ही क्या है, मज़ा तो कुछ करने में है। वो एक बार फिर से बेबाकी से कहता उसे सर झुकाने पर मजबूर कर गया। इस बार उन्हें उसकी बेबाकी का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि सर झुकाने खाना खाने लगी। उससे मुकाबला करना आसान नहीं था। उसने बेशर्मी में PhD कर रखी थी। डिनर के बाद वो एक बार फिर से इस हसीन नज़ारे को देखने लगी। दूर दूर से रोशनियाँ नज़र आ रही थी, जैसे कोई शहर बसा हो। पहाड़ी के नीचे की तरफ एक नहर बह रही थी, जिसमें बेहद सितारे और नीचे की तरफ से आने वाली छोटी छोटी रोशनियों का अक्स था। और आसमान पर चमकता वो वाहिद पूरा चाँद, जो बेहद हसीन लग रहा था। रूह ने महसूस किया कि नीचे की जानिब सिर्फ रोशनी उन छोटी छोटी लाइट्स की वजह से या सितारों की वजह से नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे से सितारे तो आ रही हैं। उसने पीछे की जानिब यारम को किसी को इशारा करते देखा। यारम, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आकर देखिए, वो सितारे चल फिर रहे हैं। दूरी की वजह से वो इस चीज़ की वजह से इस चीज़ की वजह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन यारम को इस तरह किसी को इशारा करते देखकर हैरान ज़रूर हो जाने मन में यहीं पर तो आ रहा था। यहाँ शायद लाइटिंग की गई है और हवा से लाइट हिल रही होगी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वो इसके पीछे आते हुए कहने लगी तो रूह ने नाम में सर हिलाया। नहीं, वो कुछ और है, और जुगनू है। वो जुगनू है यारम, देखिए पानी के बगैर, पानी के करीब वो सब जुगनू ही तो हैं जो इस तरह से चमक रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने कभी इतने सारे जुगनू को इस तरह से चमकते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है। मेरे अल्लाह की हसीन कुदरत, सुबहान अल्लाह। इस जगह को देखिए कितनी प्यारी है। ये जगह शायद यही वो जगह है जिसके लिए कहा जाता है कि चांदी ज़मीन पर उतरती है। वो हजरत भरी नज़रों से उस जगह का दीदार करते हुए चाहत से बोले, जबकि यारम का ध्यान तो सिर्फ उसके चेहरे पर था। मेरी चांदनी तो रोज़ ज़मीन पर उतरती है, सिर्फ मेरे आंगन में। मुझे तो बस मेरी चांदनी से मतलब है। वो उसे अपने हज़ार में लेते हुए बोला तो रूह उसके सीने से अपना सर टकाती उस नज़ारे को आंख भर कर देखने लगी। ये चांदनी सिर्फ आपकी है और ये सिर्फ आपके आंगन में उतरेगी, लेकिन क्योंकि इस पर सिर्फ आपका हक है। वो मान बख्शने वाले अंदाज में बोली। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। वो उसे नरमी से अपने हज़ार में लेते जैसे खुद में छुपा रहा था। यारम, आप वहाँ कैसे इशारा कर रहे थे, बताइए ज़रा मुझे। रूह को अचानक याद आया तो वो मुड़कर उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी। मैं तो किसी को इशारा नहीं कर रहा था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो मुकर गया। मुझे पक्का यकीन है कि आप किसी को इशारा कर रहे थे। वो कहाँ उसे मुकरने देने वाली थी। रूह, छोड़ो इन बातों को, ये देखो 12 होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। कितनी रात हो गई है ना। वो इसे बातों में बहला रहा था। हाँ, सिर्फ 3 मिनट बाकी है, लेकिन आपको तो कुछ याद नहीं है। वो मुँह बनाकर बोली तो यारम के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें पता है, साल का सबसे खूबसूरत दिन शुरू होने वाला है, और वो दिन जब मेरी रूह इस दुनिया में आई सिर्फ मेरे लिए। वो उसके कान में सरगोशी करता उसे मुस्कुराने पर मजबूर करके उसे याद था, और रूह को लगा कि वो भूल गया। आप बहुत अच्छे हैं यारम, वो उसके सीने में सर छुपाती बोली, जबकि यारम के एक इशारे पर नीचे से कुछ लोग ऊपर की जानिब आए। टेबल से डिनर का सारा सामान उठाकर वहाँ एक खूबसूरत सा केक सजाया, जिसमें एक शहजादा और शहजादी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े शायद हाले दिल सुना रहे थे। हैप्पी बर्थडे, लेकिन तुम्हारी इस बर्थडे पर मैं तुम्हें नहीं बल्कि ख़ुद को दुआ दूंगा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखे। तुम ज़िंदगी में जहाँ भी जाओ मुझे ही पाओ। तुम्हारी हर ख्वाहिश मुझसे शुरू हो और मुझ पर ही ख़त्म हो। रूह यारम का रिश्ता रुख यारम बनकर हमेशा हम दोनों के दरमियान कायम रहे। उसके माथे को चूमते हुए यारम ने उसे खुद में छुपाया, जबकि रूह के मुंह से सरगोशी नमा आवाज़ में आमीन सुम्मा आमीन सुनकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। आ जाओ, उस केक को शहीद करते हैं। वो उसे मेज़ की जानिब ले जाते हुए मुस्कुराकर बोला तो रूह खिलखिलाकर उसके साथ आई। यारम, मैं 12 साल की नहीं हूँ। रूह ने केक पर मौजूद कैंडल देकर मुँह बनाया। रूह, स्टाफ के लोग थोड़े से निकम्मे हैं, या शायद तुम्हें कोई छोटी बच्ची समझ रहे हैं। वो कैंडल्स को आगे पीछे करता वजाहत देते हुए उसे पीछे से थाम चुका था। यारम, नाइफ़ कहाँ है? टेबल पर छुरी भी मौजूद नहीं है। रूह, क्या है ना, जितनी ये जगह खूबसूरत है, यहाँ के स्टाफ मेंबर शायद उतने ही निकम्मे और भुलक्कड़ हैं, लेकिन मैं हूँ ना, फ़िक्र ना करो।
अपनी जेब से ब्लेड निकालते हुए बोला तो रूह ने उसे घूर कर देखा। यारम मुझे छुरी ला कर दें, मैं उसके साथ नहीं काटूंगी। वो ब्लेड यारम की तरफ करते हुए कहने लगी, तुम इसके साथ केक को शहीद करोगी क्योंकि तुम्हारा शोहर भी ये काम बहुत आराम से करता है। अच्छी बात है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें भी ये काम करना पड़े। अस्तगफुरुल्लाह यारम, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी और ना ही मुझे लोगों के पुर्जे काट कर कोई हास खुशी मिलती है। उसने फ़ौरन जवाब दिया, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए रूह, ये काम बहुत मज़े का है, एक बार कोशिश करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। आज ये केक कल किसी की गर्दन। वाह, यारम साफ उसे तंग कर रहा था। यारम इंसान बन जाए, मुझसे ऐसी बातें ना करें और ना ही मुझे ये काम आते होते हैं मुझसे। वो सेम कद बोली तो ना चाहते हुए भी यारम का कहना बुलंद हुआ। मजाक कर रहा हूँ यारम, जानता हूँ मेरी रूह में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन केक तो मैं इसी से काटना होगा क्योंकि स्टाफ मेंबर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और मैं भी नहीं चाहता कि इस तरफ कोई और आए और अब यहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। यारम की ज़बरदस्ती ब्लेड हाथ में पकड़ाने पर रूह ने मजबूर होकर हाथ केक की जानिब बढ़ाया। यारम, शहज़ादा और शहज़ादी को कुछ नहीं होना चाहिए, हम साइड से केक काटेंगे। उसके हाथ डोल्स की जानिब बढ़ता देखकर उन्हें फ़ौरन कहा था कहीं उस शहज़ादी और शहज़ादी की गर्दन काटी ना जाए। ओके बेबी, हम साइड से काटेंगे। वो उसकी बात मानते हुए बोला। केक का एक छोटा सा पीस काट कर रूह ने उसकी जानिब बढ़ाया तो वही पीस थाम कर उसने रूह के लबों से लगाया। ये केक मीठा तब होगा जब तुम्हारे लबों के मिठास इसमें शामिल होगी। वो आराम से कहता केक का थोड़ा सा हिस्सा उसके मुंह में डाल चुका था और अब वो उसके लबों पर झुका था। उसके लबों को अपने लबों के दस्तरस में लिए वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि रूह के कॉलर को अपने हाथ में दबोचती मुकम्मल मुज़ाहमत छोड़ चुकी थी। यारम आहिस्ता से उसका वजूद अपनी बाहों में उठाए वो उसे छोटे से जार नुमा कमरे में ले आया। उसे बेड पर लटाते हुए यारम ने सारे पर्दे आग गिरा दिए और उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में कैद करते हुए छोटी सी लाइट को भी बुझा दिया। अपने चेहरे के एक एक नक्श पर उसके लबों का लम्स महसूस करते हुए वह धीरे से मुस्कुराई। यारम, मेरा बर्थडे गिफ्ट। उसकी सरगोशीनुमा आवाज़ ने यारम की मदहोशी को तोड़ा। पहले मैं अपना गिफ्ट वसूल कर लूँ, तुम्हारा तोहफा सुबह मिलेगा। उसके लबों पर अपने होंठ रखते हुए यारम ने उसके दोनों हाथ थाम कर तकिए से लगाए थे, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपना आप उसके सपुर्द कर चुकी थी। लैला आजकल बहुत ज़्यादा बेचैन थी। कल उसने हिज़र को अपनी बेचैनी की वजह बताई तो वो हंस कर टाल गया। लैला, तुम आज के ज़माने की लड़की हो, कैसी बातों पर यकीन करने लगी हो? ख्वाब ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर यकीन करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। और रो और यारम से मेरी कल ही बात हुई है, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हिज़र ने उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा था, उसका टेंशन लेना उसके लिए अच्छा नहीं था और हिज़र उसे यही बात समझाना चाहता था, लेकिन आज कल उसके जहन पर एक सोच सवार थी और वो सोच थी उसके ख्वाब। पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत अजीब और गरीब ख्वाब आ रहे थे और आज के ज़माने की लड़की थी, उन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। वो खुद भी इन सब चीज़ों को हंस कर टाल देती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने यारम के बारे में बुरा ख्वाब देखा था। सब कुछ अपनी जगह ठीक था, लेकिन यारम के बारे में बुरा सोचते हुए भी उसे बुरा लगता था और यही यारम को खून में लथपथ बेहद ज़ख्मी दर्द से तड़पते हुए देख चुकी थी। हिज़र ने तो उसकी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी, लेकिन लैला की परेशानी अपनी जगह कायम थी। वो खुद एक बार यारम से बात करना चाहती थी, लेकिन हिज़र ने उसे मना कर दिया। उसका कहना था कि वो रूह को बाहर लेकर गया है, तो ऐसे में उसे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं देनी चाहिए। और हिज़र का भी यही कहना था कि यारम उन सब बातों पर यकीन नहीं करता, ख्वाबों ख्यालों को ख्वाबों ख्यालों तक ही रहने देना चाहिए, उन्हें असल ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन लैला अपने दिल का क्या करती? तो उस ख्वाब के बाद से लेकर अब तक बेचैनी के ज़ेरे असर था। यारम, हम वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गए? हमें वहीं रहना चाहिए था ना। कितनी खूबसूरत जगह थी वो, मेरा तो वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन हम सिर्फ एक ही जगह महदूद हो जाने के लिए तो यहाँ नहीं आए ना। हमें पूरा स्विट्ज़रलैंड घूमना है, इसके लिए हमें वहाँ से निकलना ही था। मैं जानता हूँ वो जगह बेहद हसीन थी और वो तुम्हारा वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें पूरे स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती को एक नज़र देख लेना चाहिए। वो इस इलाके में सिर्फ एक रात के लिए ही गए थे, लेकिन रूह की ज़िद की वजह से वो 3 दिन वहाँ रुक कर आए और अब भी रूह का ये कहना था कि उसे वापस नहीं आना, लेकिन इस खूबसूरत जगह का वो होकर ही रह जाना है। उसका तो इरादा था कि हनीमून के 15 दिन वहीं पर गुजार दे, लेकिन यारम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ वापस ले आया। और अब कल न जाने वो उसे कहाँ लेकर जाने का प्लान कर रहा था, क्योंकि आज तो संडे था और पूरा स्विट्ज़रलैंड छुट्टी पे था। आइसलैंड में हद दर्जा सर्दी होने की वजह से रूह ने तो कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी थी, लेकिन इस बार यारम ने ऐसा नहीं होने दिया। वो उसे जगह की खूबसूरती दिखाना चाहता था और वो उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाना चाहता था, लेकिन अब रूह की आंखों में इस जजीरे की खूबसूरती का नक्शा बन गया था। किसी भी जगह को देखकर वो आराम से कह सकती थी कि ये जगह उस जजीरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन अब यारम ने उससे वादा किया था कि कल सुबह जहाँ लेकर जाएगा वो जगह उसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी, और उस जगह को सोचते हुए रूह काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। होटल के इंतज़ामिया ने आज के डिनर का इंतज़ाम नीचे बाहर कॉटन में किया था, जहां शाम खूबसूरत अपने
पैर फैलाए उनके इंतज़ार कर रही थी। होटल लोगों से भरा हुआ था। ज़्यादातर यहाँ हनीमून कपल्स थे। हर कोई एक दूसरे में मगन था, जबकि रूह तो बारी-बारी इन कपल्स को देख रही थी। कोई शक नहीं था कि इस जगह की खूबसूरती ने उनकी ज़िंदगी के इन मोमेंट्स को और खूबसूरत बना दिया था। हाय रूह यार, कैसी हो तुम? मुझसे ज़बरदस्ती करके तुम तो गायब हो गई। 2-3 बार तो मैंने होटल के मैनेजर से भी पूछा कि यार रूह नाम की एक लड़की है, मुझे उसके बारे में बता दें, हमारी दोस्ती हुई है। लेकिन मैनेजर ने भी लाल मी का मुज़ाहरा कर दिया। वैसे ये कौन तुम्हारे शोर है क्या? वो बेतकल्फ़ी से उसके मेज़ के करीब से चेयर घसीटते हुए अपने धुन में बोले जा रही थी। जब उसने यारम को नागवार निगाहों को खुद पर देखा, उसका इस तरह से उन दोनों के दरमियान आकर बैठना यारम को सख्त नागवार गुजरा था। हाय, मेरा नाम खुशी है और मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ। यार तो बहुत ही हैंडसम हो, कैसे पटाया तुमने उसे? रूह मेरे साथ भी शेयर करो, वो शरारत से कहती रूह की तरफ देखने लगी, जबकि इसकी बात ने रूह के गाल तपा कर रख दिए थे। और लगता है कि तुमने नहीं, इसने तुम्हें पटा लिया है ना? वो इसकी रंग देखकर खिलखिलाती हुई यारम को देखने लगी और उसकी आंखों की नागवारी को जानबूझकर नज़रअंदाज कर गई। हम मुसलमान हैं, मिस पटाना नहीं बसाना जानते हैं। बस माज़रत के रूह ने आपका ज़िक्र नहीं किया मेरे सामने, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसकी यहाँ कोई दोस्त है। यार आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन इस तरह का आपका बिना इजाज़त हमारे बीच बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। हम बहुत पर्सनल बातें कर रहे थे। इस तरह किसी कपल के बीच बैठने से पहले आपको ज़रा ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात, अनजान लोग मुझे तुम नहीं आप कहकर बुलाते हैं, और अनजान लोगों से मैं इस कदर गहरा रिश्ता कभी बनाते नहीं हूँ कि वो आपसे तुम तक का सफ़र तय करें। आपकी दोस्त इस वक्त मसरूफ़ है, आप बाद में बात कर लीजिएगा। वो इतने सख्त लहजे में बोला कि रूह शर्मिंदा से सर झुका गई, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी थी। इस ज़बरदस्ती के दोस्त से जान छूट रही थी, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से यूँ बात करती। ओके मिस्टर जीजू, मैं जा रही हूँ वहाँ से। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल बातें हो रही थी। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या है, रूह को देखकर मैं एक्साइटेड होकर यहाँ आकर बैठ गई। वैसे मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे भी चलना चाहिए, वो कहते हुए उठी और फिर उसके कान के करीब झुकी। यार तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रूड है, मैं तो उनसे बाद में मिलती हूँ। वो उसके गालों को लबों से छूते हुए वहाँ से चली गई। जिस बार यारों ने मुट्ठियाँ भींची। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा गाल छूने की? रूह, अगर आज के बाद किसी ने भी यह हरकत की ना तो उसे जान से मार डालूंगा। गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। यारम क्या हो गया है आपको? वो लड़की थी, और लड़कियों में इतना तो हो ही जाता है। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होने पर फ़ौरन बोली। कभी लाला या मासूमा ने ऐसा किया है? नहीं ना, तुम्हारी दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी हरकत की जो ये गैर ज़बरदस्ती की दोस्त आकर कर रही है? तुम्हारे गाल में कान खोल कर सुन लो, और मुझे इन सब चीज़ों से नफरत। तुम्हारे गाल मेरे अलावा और कोई नहीं चूम सकता। ये हरकत सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तुम्हें छूने की इजाज़त सिर्फ मेरे होंठों को है। और फिर से वह सख्ती से बोला तो रूह से घूर कर रह गई। क्या याराम, आप वो मेरा गाल चूम रही थी तो मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना? रूह ने वजाहत देनी चाहिए, क्यों मना नहीं कर सकती थी तुम? क्या इतना मुश्किल है मना करना? देखो रूह, जिस चीज़ पर मेरा हक़ है, इस पर सिर्फ मेरा हक़ है। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि लड़की तुम्हारे इतने करीब आई, क्यों आई वो? आइंदा अगर ये लड़की तुम्हारे आस पास भी नज़र आई ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यारम, लड़कियां करती हैं ऐसा। वो एक लड़की ही तो थी, और मैंने मासूमा और लैला को भी कभी खुद के करीब आने से मना नहीं किया। रूह ने फिर से उसे समझाना चाहा। वो इसलिए बताना चाहती थी कि लड़कियों में ये बहुत आम सी बात है, लेकिन यारम तो किसी की बात को समझना ही नहीं चाहता था। मासूमा और लैला बेवकूफ़ नहीं है जो मेरे हाथों मरने की ख्वाहिश करेंगी। मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में उन्हें बता चुका हूँ कि तुम्हें छूने का हक़ सिर्फ मेरे पास है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करें। यारम का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वैसे गुस्से का ये असर था कि वो उसके सामने एक बहुत बड़ा राज फाश कर चुका था। यारम, आपने मासूमा और लैला को मेरे करीब आने से मना किया है, इसलिए वो मेरे पास नहीं आती, मुझसे जाते हुए मिलकर नहीं जाती। या अल्लाह, यारम वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? यारम की वजाहत पर लैला और मासूमा का सोचते हुए शर्मिंदा होकर रह गई। मासूमा और लैला उससे हर दर्जा फ्री थी, लेकिन कभी भी वो उसके करीब आकर उसे मिलने, गले में हाथ डालने या गाल चूमने तक करीब ना आई। वो हमेशा सोचती थी कि ये आम लड़कियों की तरह इससे मिलकर क्यों नहीं जाती। वो कौन होती है तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचने वाली? जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो नहीं पसंद, आज के बाद एहतियात करना, वो सख्ती से बोला। जबकि रूह ने अपना सर पकड़ते हुए एक नज़र पीछे टेबल की जानिब देखा, जहाँ वही लड़का और खुशी बैठे हुए थे। उसे अपनी जानिब देखा पाकर खुशी ने एक्साइटेड होकर अपना हाथ हिलाया। रूह फ़कत मुस्कुराकर चेहरा फेर गई। अब वो यारम को मज़ीद गुस्सा दिलाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। उसे खूब सा तंग करके वो अभी नहाने के लिए गया था। जब उसके कमरे में दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो सामने खुशी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। रूह ने फ़ौरन एक नज़र यारम के वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। हाय रूह, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मुझे पता चला कि ये तुम्हारा कमरा है तो मैं आ गई। दरअसल मुझे तुम्हें ये देना था इनविटेशन कार्ड। वो एक कार्ड की जानिब बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी शादी हो रही है? रूह ने फ़ौरन कहा था उसकी गलती नहीं थी, कार्ड का शेप भी ऐसा था। अरे नहीं, मेरी शादी अभी कहाँ होने वाली है, ये कभी होने वाली है या नहीं पता कि मैं
मैं तुम्हें देने ये आई थी। आज रात ना मेरे बॉयफ्रेंड की एक बाइक रेस है और मैं उससे चेयर अप करने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड भी चलो। वैसे भी आज संडे नाइट है, सुबह एक मसरूफ़ तरीन दिन होगा, इसलिए आज कोई भी जगह ओपन नहीं है जहाँ तुम जा सको, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक असूल है, वो संडे को छुट्टी करते हैं। यहाँ कोई भी इंसान संडे काम नहीं करता, इसलिए हमारे सारे दोस्तों ने ये रेस रखी है। बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पर ये रेस हो रही है। वैसे तो दर्द कभी भी हारा नहीं है और मुझे यकीन है इस बार भी वही जीतेगा। मैं उसे चेयर अप करने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। यकीन करो बहुत मज़ा आएगा। वो उसके दोनों हाथ थामती बोल रही थी, जबकि रूह को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की को कैसे मना करे, क्योंकि ये लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। देखो खुशी, मैं नहीं आ सकती, यारम को ये सब कुछ पसंद नहीं है और बाइक रेसिंग में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे ये सब कुछ समझ में आता है। रूह ने समझाने की कोशिश की। तो यार मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें समझा दूँगी, प्लीज़ चलो ना। वो क्या है ना, दर को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग हैं, सिर्फ मैं और मेरे चंद दोस्त, लेकिन जिसके साथ दर का मुकाबला है वो बहुत बड़ा चैंपियन है, सब लोगों से सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए 2 लोगों का इजाफा हो जाएगा। इससे हो सकता है कि मैं और हिम्मत आ जाए और वो बहुत अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, लेकिन रूह को इनकार करना था, क्योंकि यारम को यकीनन ये सब कुछ पसंद नहीं था और वो उसे मज़ीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। पहले भी शाम की वजह से उसका अच्छा खासा मूड ऑफ हो गया था। उसने तो उसे लड़की से बात करने से भी मना कर दिया था और इस लड़की को भी वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था कि उसका अंदाज़ा उसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़की बाज नहीं आ रही थी। तो तुम चल रही हो ना? उसने फिर से पूछा। नहीं होशी, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, प्लीज़ रूह यार, मेरे लिए अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई है, क्या तुम अपनी नई दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? वो इमोशनल ब्लैकमेल पर उतर आई। खुशी, मुझे इजाज़त मांगनी होगी यारम से। तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इजाज़त दे देगा, मुझे यकीन है। अगर नहीं मानते तो ज़रा सी ज़िद कर लेना। उसके चेहरे से ही लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी सारी बातें भी मानता होगा। प्लीज़ यार, मेरे लिए अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। उसने टालना चाहा। कोशिश नहीं, वादा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आओगी इतनी आसानी से। मैं जान नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारी दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मैंने सुना है कि मुस्लिम कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा ताकि मैं तुम पर यकीन कर सकूँ। वो उसे देखते हुए बोली। रूह को ऐसा लगा कि इस लड़की को यहाँ से भेजने का और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये तो सच था कि वो यारम से कोई भी बात मनवा सकती थी। उसे बाइक रेसिंग में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस लड़की की खुशी की खातिर उसने हामी भर ली थी और अब यारम को मनाना एक मुश्किल काम था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो खुशी उन्हें मुड़कर उसकी जानिब देखा, जो बिना शर्ट तौलिया से बाल पोंछता बाहर आया। हेलो मिस्टर रूड, आप रूड के साथ साथ हॉट भी हो? वो खुले अल्फाज में तबसरा कर गई। रूड की आंखें खुल गई, लेकिन यार रम नज़रअंदाज करते आईने की जानिब चला के चेहरे पर साफ नगोरी नाक वाली झलक रही थी। हाँ ठीक है खुशी, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगले ही पल रूह इसकी नज़र के सामने खड़ी होती कहने लगी, हाँ हाँ, तुम कितनी जेलस हो रही हो यार, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की तारीफ़ कर रही थी। वो कहका लगाती हाथ हिलाती एक बार फिर से रहकर उसके करीब आई, लेकिन इससे पहले कि वो उसके गाल को छूती, रूह ने फ़ौरन अपना हाथ उसके हाथ के आगे रखते हुए ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम लिया और फिर से कमरे के बाहर के करके दरवाज़ा बंद करके सांस ली। आप कितने बेशरम है यारम, कपड़े पहन कर नहीं आ सकते थे? बहुत ज़्यादा शौक नहीं है आपको उन औरतों को ये नंगा जिस्म दिखाने का? वो जली भुनी उसके करीब आई। सॉरी बेबी, मैं नहीं चाहता था कि कमरे में तुम्हारे अलावा भी कोई मौजूद है। मैं नहीं जानता था। आइंदा अपनी सहेलियों को इस वक्त बुलाना जब मैं मौजूद ना हूँ। वो मेरी सहेली नहीं है, ज़बरदस्ती की सहेली है और उस ज़बरदस्ती की सहेली ने मुझसे ज़बरदस्ती का वादा ले लिया और ये भी कहा कि हम मुसलमान अपना वादा निभाते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। आज शाम हमें यहाँ जाने वाले हैं। वो कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। रूह, मेरी कुछ और प्लानिंग है। वो कार्ड टेबल पर फेंकते हुए उसके करीब आया। रहने दीजिए, इस प्लानिंग को वादा किया है मैंने और वो हिंदू लड़की कहती है कि हम मुसलमान अपने वादे से नहीं फिरते, सो हमें जाना होगा। और वैसे भी वो कह रही थी कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी बात ज़रूर मानते हैं। रूह मुस्कुराते उसके गले में बाहें डाले बोली, ये बात तुम्हें किसी और ने क्यों बताई? तुम्हें खुद अंदाज़ा होना चाहिए। उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के एक नक्श को छू रहा था। मुझे पता है, इसलिए तो उसकी बात मान ली। वो उसके हाथ नीचे करते कहने लगे और इरादा खुद तैयार होने का था, लेकिन इससे पहले ही यारम ने उसे पकड़ लिया। तुमने वादा करने से पहले मुझसे पूछा नहीं, इसलिए कीमत तो चुकानी होगी, क्योंकि तुम मेरा प्लान ख़राब कर चुकी हो। और उसे बाहों में उठाते वो बेड पर लाया। रूह के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करने का। वो दोनों तैयार होकर नीचे आए तो खुशी वहीं रूह का इंतज़ार कर रही थी। उसे हाथ हिलाने लगी। यारम ने एक नज़र गुस्से से रूह के चेहरे को देखा, जिसने बमुश्किल उसके तासरात पर अपनी हंसी दबाई थी। रूह, ये चुपकर लड़की यहाँ क्या कर रही है? अब हम लोग चल तो रहे हैं उसकी बताई हुई जगह पर, यारम ने घूरते हुए कहा। यारम, हो सकता है शायद उसे कोई बात करनी होगी। यारम, क्या हो गया है आपको? ज़रा सी बात को इतना ज़्यादा सर पर सवार क्यों कर रहे हैं? रूह ने खुशी को देखकर मुस्कुराते हुए कम आवाज़ में कहा, जबकि खुशी उनके करीब खड़े होते हुए बिना रूह को अपने आप को रोकने का मौका दिया उसके गाल को दोबारा
दोबारा चूम चुकी थी। तुम बहुत क्यूट हो यार, आखिर तुमने अपने शोहर को मना ही लिया। मैं जानती थी कि आप टिपिकल हस्बैंड की तरह अपनी बीवी पर पाबंदियाँ नहीं लगाते होंगे। सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों हमारे साथ आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो वहाँ चला भी गया है। मैं तो रू का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि यह ज़रूर आएगी। खुशी ने बेहद खुशी से कहा, जबकि यारम के चेहरे के ज़ाविये मुकम्मल बदल चुके थे। वह रू को इंतहाई खतरनाक नज़र से घूरता अपने कमरे में चला गया। रू, तुम्हारे हस्बैंड को क्या हो गया है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या? वो इस तरह से क्यों चले गए हैं? क्यों? कहीं वो तुमसे नाराज़ तो नहीं हो गए? वो खुशी परेशान हो चुकी थी। शायद वो अपना मोबाइल फ़ोन कमरे में भूल आए हैं। मैं देख कर आती हूँ। रू को कोई ढंग का बहाना भी ना मिला, लेकिन यारम के इस अंदाज़ की वजह से वो भी समझ नहीं पाई थी। बस भागते हुए कमरे की जानिब आ गई जहाँ वो गुस्से से गया था। यारम, क्या हो गया है आपको? आप इस तरह से वहाँ से क्यों चले आए हैं? आप ठीक तो हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? रू परेशानी से उसके पीछे आकर रुकी थी, जबकि वो आईने के सामने खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। जब से रू की तबीयत ख़राब हुई थी वो तकरीबन सिगरेट छोड़ चुका था, लेकिन गुस्से में बेहाल होकर अक्सर वो उसकी गैर मौजूदगी में अपनी ये तलब पूरी कर रही लेता था। यारम, आप इतने सिगरेट क्यों पी रहे हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रू को इसके गुस्से की वजह से बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। जाओ, जाकर अपना मुँह धोकर आओ। वो गुस्से से अच्छी खासी ऊँची आवाज़ में बोला था तो रू सहम सी गई। उसे याद था जब यारम उस पर गुस्सा होता था तभी इस तरह से बात करता था। उसे गुस्से में देखकर रू बिना कोई सवाल पूछे वॉशरूम में गई। शीशे में अपना चेहरा देखा तो वहाँ गाल पर सुर्ख लिपस्टिक का निशान था। वो उसके गुस्से की वजह को समझकर मुस्कुराई और सोप से अच्छे से मुंह साफ़ किया। वॉशरूम से बाहर निकले तो यारम को बेड पर लेटे आराम से सिगरेट नोशी करते पाया। यारम, मैंने मुंह धो लिया है, उसने बताया था। दोबारा धोकर आओ। यारम उसकी तरफ देखे बिना बोला। लेकिन यारम दोबारा क्यों? रू ने परेशानी से पूछा तो यारम ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। ऑफ कोर्स ठीक से साफ़ नहीं हुआ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप मैं दोबारा धो इसलिए तो आप कह रहे हैं आप मैं दोबारा धोखे में आती हूँ। वो अपने सवाल का जवाब देती खुद दोबारा वॉशरूम में घुस के यारम का गुस्सा बता रहा था कि आज उसके है नहीं। उसने एक बार फिर से अपना चेहरा रगड़ रगड़ कर धोया जो पहले से साफ़ सुथरा था। यारम, मैं दोबारा धोकर आ गई। वॉशरूम से निकलते एक बार फिर उसने बताया, एक बार फिर से धोकर आओ। यारम ने हुक्म दिया। यारम, रू से देखते हुए किसी ज़िद्दी बच्चे वाले अंदाज में बोली तो यारम ने उसे एक बार फिर से सख्त नज़रों से घूरा। मैं जा रही हूँ दोबारा धोने के लिए। वो गुस्से से पैर पटकती दोबारा वॉशरूम में बंद हो गई और इस बार अपने चेहरे को मज़ीद रगड़ने लगी। हद है, एक बार शक्ल धो तो ली मेरी, साफ़ हो गया है मुँह। लिपस्टिक का निशान। वो बड़बड़ाती दोबारा बाहर आई जब यारम ने उसे दोबारा जाने का ऑर्डर दे दिया। यारम प्लीज़, रू ने बेबसी से कहा था, लेकिन यारम उससे उसकी सुन कहाँ रहा था और उसकी इंतहाई सर्द नज़रें रू को उससे खौफज़दा कर रही थी। 10 मिनट में ये उसका 70वां चक्कर था। वो अच्छी हँसी थक चुकी थी और उसने खुद कसम खा ली थी कि वो खुशी को दोबारा से हरकत करने का मौका नहीं देगी। इस बार वो बाहर आई तो यारम ने उसके चेहरे की तरफ देखने की गलती कर ही दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके सामने आकर रुका। उसकी थोड़ी को ऊपर करते हुए हाथ तरफ से चेक किया। साफ शफाफ पानी की टपकती बूंदें उसे बहकाने लगी थी। जाओ दोबारा धोकर आओ, वो एक बार फिर से कहता रूह को बेहोश करने के करीब पहुँचा चुका था। वो मरे मरे कदमों से एक बार फिर से वॉशरूम में घुस गई और जल्दी से पानी का छलका अपने मुँह पर मार कर बाहर आई, क्योंकि उसे दोबारा वापस अंदर भी आना था। उसका बांध लो अच्छे से, लेट हो जाएंगे। हम क्या सोच रही हो कि तुम्हारी दोस्त अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं? हम वो उसका स्कार्फ उसके हाथ में पकड़ते हुए बोला तो रूह शक्कर का कलमा पड़ती उसके पीछे आई, लेकिन खुद से वादा कर लिया था कि इस सितम का बदला वो ज़रूर लेगी। खुशी परेशानी से बाहर आगे पीछे चल रही थी जब वो दोनों बाहर आए। क्या हुआ रूह, सब कुछ ठीक तो आया? तुम लोग अचानक चले गए। वो उसके करीब आते हुए कहने लगी, हाँ सब ठीक है। यारम का मोबाइल नहीं मिल रहा था। वो अपने बहाने को मजबूत करती उसके साथ चलती, जिस पर खुशी बेहतियार मुस्कुराई। साफ साफ कहो ना, तुम्हारे हस्बैंड का रोमांटिक मूड ऑन हो चुका था। बहाने क्यों बना रही हो? कम अज़ कम अपनी सहेली से तो इतना शेयर कर सकती हो। वो शरारती अंदाज में बोली जबकि उनके चंद कदम आगे चलता। यारम उसकी बात पर मुस्कुराए बिना ना रह पाया। आज जो रोमांस उसने रूह के साथ किया था वो सारी ज़िंदगी रूह भूल नहीं सकती थी, जिसके लिए वो काफ़ी मुतमईन था। उसे यकीन था अब वो दोबारा गलती नहीं करेगी। ये लोग इस जगह पर बाइक रेस करते थे। ये कोई बड़ी कोई रेस होने जा रही थी। यारम को उस चीज़ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जबकि रूह का इंटरेस्ट भी ना होने की वजह बराबर थी। लेकिन खुशी के लिए वो यारम को अपने साथ लेकर आई। यहाँ आने से बेहतर था कि मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर ले जाता और हम एक दूसरे के साथ खूबसूरत वक्त गुजार सकते। आहिस्ता से उसके साथ चलते हुए बोला तो रूह ने उसे घूर कर देखा। आपको लगता है कि आपकी इतनी बड़ी ज़्यादती के बाद मैं आपके साथ कहीं भी डेट पर चलूँगी? गलत फहमी आपकी मिस्टर यारम काज़मी, मैं आपको मुँह भी नहीं लगाऊंगी। वो गुस्से से बोली, और तुम्हें क्या गलत फहमी क्यों है कि मैं तुम्हारे इनकार को कोई अहमियत दूंगा? वो इसी के अंदाज में कहता सवाल पूछने लगा। आप हैं ही एक नंबर के चीटर, ज़्यादती के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी।
जाएगी। कभी फ़ायदा मत देखना। और उसका देखो तुम्हारा मुँह कितने अच्छे से साफ़ हो गया है और लगे हाथों तुम्हें नसीहत भी हो गई है कि जो काम मुझे पसंद नहीं वो तुमने नहीं करना। वो भी अपनी बात हँसी में ले जा रहा था। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया था, कोई वो मासूमियत से बोली। हाँ मेरा बच्चा, तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तुम उसे रोक तो सकती थी। मेरे हक़ पर कोई नज़र भी उठाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। वो प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोला। जब दर्द और खुशी उनके नज़दीक आकर खड़े हुए, मुझे खुशी हुई तुम दोनों को देखकर। यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया। उसकी आवाज़ सुनकर है यारम ने हैरत से उसे देखा था। वो करोड़ों में इस आवाज़ को पहचान सकता था। और फिर उसकी आंखों में तो कुछ बयान कर रही थी। तो आप बाइक रेस करने वाले हैं? यारम को खामोश देखकर रू ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। हाँ, रू मेरा बॉयफ्रेंड चैम्पियन है। कोई हरा नहीं सकता इसको। आज तक इसने एक भी रेस नहीं हारी और आगे भी हारने के कोई चांस नहीं है। खुशी के अंदाज में एक मान था, जबकि वो मगरूर सा लड़का गर्दन अकड़ा कर उस बात की गवाही दे रहा था कि उसे हराना आसान नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं। आप मेरे यारम को नहीं जानते। मेरे यारम आपको चुटकियों में हरा देंगे। बाइक रेसिंग में तो वो चैम्पियन है और यूनिवर्सिटी में तो उनसे आगे कोई था ही नहीं बाइक रेस में। अगर आप अपने आप को इतना बड़ा चैम्पियन समझते हैं तो मेरे यारम से मुकाबला करें। वो यारम को आगे करते हुए डर को चैलेंज देने लगी, जबकि यारम को याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी भी रू को इस बारे में कुछ बताया हो। उसने तो कभी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जिक्र भी उसके सामने नहीं किया। वो बाइक रेस का चैम्पियन वो कब बना? रू ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? वो उसे घूरते हुए कम आवाज़ में गराया, जबकि दर्द के लबों पर एक नामहसूस सी मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई। तो मिस्टर यारम काज़मी, अगर तुम खुद को इतना बड़ा चैम्पियन समझते हो तो एक रेस हो जाए। तुम्हारी बीवी को बहुत मान है तुम पर कि तुम जीतोगे। और उसकी आंखों में आंखें डाले अंदाज में बोला कि यारम इनकार ना कर पाया। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहा था कि मैं कोई चैम्पियन नहीं हूँ, लेकिन मेरी बीवी को मुझ पर मान है, तो मैं तुम्हारा यह चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और बस इतना कहकर रू की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अपना एक हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखे हुए ख़त मासूम लग रही थी। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे जो शैतानी छुपी थी वो यारम बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। यकीनन वो उसे यहाँ आने से पहले वाली बात का बदला ले रही थी। 18 बार मेरा मुँह धुआया था ना, अब 100 मीटर की ये रेस जीत कर दिखाएं। वो नाक चढ़ाती खुशी के साथ दूसरे रास्ते से जीत की तरफ जाने लगी। उस लड़की से दूर है ना। यारम ने एक बार फिर से उसे बावर करवाया था, जिस पर वो मुंह बनाती चली गई। एक लड़के ने उसे एक हैवी बाइक हेलमेट और एहतियात चीज़ दी और उन्होंने उसे अच्छी खासी मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन वो जानता था वो शरारती लड़की शरारत के बगैर नहीं रह सकती और अपना बदला तो वो ज़रूर लेगी। यारम मुस्कुराता हुआ हेलमेट को पहनता बाइक संभालने लगा। दर्क ने अपना नाम दूसरी बाइक रेसिंग से कटवा दिया था, क्योंकि वहाँ यारम का नाम शामिल नहीं था। ना जाने क्यों उसके लिए बाकी किसी से भी जीतना यारम से जीतने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, जबकि यारम के लिए ये रेस बिल्कुल आम सी बात थी। उसका जीतना हारना उसके लिए अहमियत नहीं रखता था। वो तो बस रू को मनाने के लिए उसकी बात मान गया। बाइक रेस शुरू हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से काम नहीं थे। कभी एक आगे निकल जाता तो कभी दूसरा। वो तकरीबन 10 किलोमीटर तक के रेस पहुंच चुके थे। यारम को फ़िलहाल ये खेल बहुत आसान लग रहा था। वो कोई रेसर नहीं था, एक आम सा बंदा था जिससे ठीक से बाइक रेसिंग आती भी नहीं थी। उसने कभी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उसे भला ऐसे बच्चों जैसे शौक़ से क्या लेना देना। ये तो आजकल के लड़कों का एक खेल था। अगर रोज़ ज़िद ना करती तो यकीनन वो इस रेस में कभी भी हिस्सा नहीं लेता। लेकिन उसे मनाने के लिए अब ये भी ज़रूरी था, क्योंकि आज शाम में वाकई उसके साथ ज़्यादा ज़्यादती कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए रू ने एक छोटी सी शरारत कर दी थी। और अब इस शरारत का नतीजा वो यहाँ बाइक पर बैठा भुगत रहा था। उसे रास्ता भी ठीक से नहीं पता था। बस सड़क पर लगी छोटी छोटी लाइट्स रास्ता बता रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी इस रेस के लिए लगाई गई थी। दूसरी रेस शुरू होने में अभी वक्त था। इससे पहले इस रेस को ख़त्म करना था। यारम को बस ये पता था कि इन लाइट के सारे वो जीत तक पहुँचने वाला है। वो जानता था कि इसके बाइक की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है। वो बहुत नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहा था, लेकिन उसके साथ दूसरे बाइक पर सवार दर्क, जो कि एक बाइक रेसिंग चैंपियन था, वो इतनी स्लो क्यों चला रहा था, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। अगर उसका मकसद यारम से जीतना था तो वो कब का आगे निकल चुका होता। क्या हुआ मिस्टर यारम काज़मी, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा रास्ता? वो बिल्कुल उसकी बाइक के साथ अपनी बाइक चलाता अजीब अंदाज में पूछने लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे रास्ता पता है और मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हम रेस कर रहे हैं, तो तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए ना, कि अपने मुकाबिल आकर इंतज़ार करना चाहिए कि कब वो तुमसे आगे निकल कर रेस जीता है। यारम एक नज़र उसे देखते हुए बोला, जबकि उसकी बात सुनकर दर्द मुस्कुरा दिया था। तुमने खरगोश और कछुए का ये दास्तान सुनी है, यकीनन सुनी होगी। अगर मैं तुमसे आगे निकल जाऊँ तो वो खरगोश यकीनन मैं हूँगा। और यकीन मानो कि हर रेस में खरगोश रास्ते में सोता नहीं है।
मुझे बच्चों वाला खेल नहीं पसंद। यारम काज़मी खेल वो मज़ा देता है जिसमें टक्कर का मुकाबला हो। तुम सिर्फ़ अपनी बीवी को खुश करने के लिए ये रेस कर रहे हो, तुम्हारे दिल में जीतने की ख्वाहिश नहीं है और ऐसे रेस को जीत कर मुझे भी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। और अगर तुम मुकाबला करना ही चाहते हो तो तुम ठीक से करो ताकि मुझे जीतने और तुम्हें हराने में मज़ा आए। अगर अपनी बीवी का मान रखने के लिए रेस में हिस्सा ले लिया है तो उसे जीत के दिखाओ। यूँ बच्चों जैसा गेम मत खेलो। वो अपनी बाइक को रेस देते हुए कहने लगा तो उसके बाद में यारम को भी दम लगा। लड़के मुझे चैलेंज करके पछताओगे तुम। हो सकता है इस रेस में मुझे जीतने और तुम्हें हराने में मज़ा आ जाए। और वो उसी अंदाज में बात कर रहे थे कि अलग ही नहीं रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। मैं तो यही चाहता हूँ हमें ना आज तक कार का सौदा नहीं चखा। अगर हिम्मत है तो आज हार के जायके से रोशनास करवा दो। वो अपनी बाइक को रेस देता उससे आगे निकल चुका था और थोड़ी देर में वो उसकी आंखों से ओझल हो गया था। उसकी बात पर यारम मुस्कुराया। अब वो साफ अंदाज में उसे चैलेंज कर चुका था और अब यारम को भी ये रेस जीतनी थी, सिर्फ रूह के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। अपने बाइक को रेस देते हुए वो कुछ ही पल में अपनी बाइक काफ़ी आगे ले आया और अब ये मुकाबला उस सल में शुरू हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। कभी यारम दर्क से तो कभी दर्क यारम से आगे निकल आता। वो दोनों आधा सफ़र तय कर चुके थे। 100 किलोमीटर की रेस में तकरीबन 50 किलोमीटर सफ़र आगे आ चुका था, जबकि किसी एक की जीत के इंतज़ार में रूह और खुशी पहले ही दूसरे रास्ते से जीत के मुकाम तक जा चुके थे। जहां रूह यारम के जीत पर इंतज़ार कर रही थी वहीं खुशी को भी यकीन था कि दर्क जीत जाएगा, क्योंकि वो आज तक कभी भी हारा नहीं था। जबकि दूसरी तरफ तो खेल ही अलग था। रूह ने बस इसे तंग करने के लिए खातिर उसे ज़बरदस्ती इस रेस का हिस्सा बना दिया, जबकि यारम ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया था कि उसने कभी बाइक चलाई भी थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि यारम को बाइक चलाना भी आती है या नहीं। और अब वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी, जबकि खुशी तो बहुत खुश लग रही थी। उसे यकीन था कि दर्क ही जीतेगा। उनको यहाँ पहुँचते हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था और अभी तक दूर दूर तक कहीं भी खिलाड़ियों का नाम निशान नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ खुशी के दोस्त और दूसरी तरफ रूह बिल्कुल अकेली। हाँ, लेकिन खुशी उसे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दे रही थी। वो एक मुखलिस साथी की तरह उसके साथ खड़ी, उसे खुश करने की खातिर कोई ना कोई बात छेड़ देती। उनके दोस्त भी बुरे नहीं थे, बहुत नॉर्मल से लोग थे कि शायद अक्सर वो वक्त गुजारी के लिए ये आप करते थे, जबकि बहुत सारे लोगों को तो वो पीछे ही छोड़ आए थे। शायद उन लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं था। अरे सानी, तुम एक छोटे से बच्चे को यहाँ क्यों ले आए? मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था। बच्चा बेचारा बोर हो जाएगा, वो सानिया से कहने लगी, जिसका इजाफा अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। वो दोनों से बातों में मसरूफ़ थी। जब वो खुशी के पास आकर रुक गई थी, उसके साथ एक छोटा तकरीबन 5-6 साल का बच्चा था, जो कि उसके हस्बैंड की पहली शादी में से था। वो एक बहुत अमीर शख्स था। उसकी बीवी उसे किसी वजह से छोड़कर चली गई थी। ऐसे में इसने सानिया से शादी करके एक रॉयल लाइफ स्टाइल दिया था और बदले में सिर्फ और सिर्फ उसे अपने बेटे का ख्याल रखने की शर्त रखी थी, जो सानिया के लिए मुश्किल नहीं था। वो बच्चा अपने तमाम काम आसानी से कर लेता था, बस उसे सुनाई नहीं देता था। वो बच्चा पैदाइशी बहरे था, जिसकी वजह से उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और सानिया उसके लिए एक अच्छी माँ साबित हो रही थी। यार, घर पे कोई भी नहीं था। मुझे लगा ये ना हो कि मेरे यहाँ आने के बाद ये जाग जाए, और अभी भी तो ये मेरे साथ अटैच होना शुरू हुआ है। मैं उसे इस तरह से छोड़ नहीं सकती। मेरे हस्बैंड किसी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ से कहीं गए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे उसका ख्याल रखना पड़ रहा है। और वैसे भी अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगी तो और कौन रखेगा? आखिर ये मेरा बेटा है। सानिया ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा, जबकि बच्चे ने मुस्कुराते हुए अपनी सौतेली माँ को देखा था, जैसे वही उसका एक सहारा हो। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी थोड़ी देर इंजॉय कर लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसे नींद आ रही है। ये खुशी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी तो सानिया ने एक नज़र उसे देखा, जो मुस्कुराते हुए कभी रूह को तो कभी सानिया को देख रही थी और उनके हिलते हुए होंठों को देख सकता था, लेकिन उनकी बात को समझ नहीं सकता था। और उठ सो के यार, अभी थोड़ी देर में घर वापस चले जाऊंगी। वो तो मैं घर पे बोर हो रही थी, तो सोचा यहीं पर आ जाऊँ और दर्द को जीता हुआ देख लूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। वैसे भी आजकल सारा वक्त तो मेरा घर पर गुजर जाता है। रूह को तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो सौतेली माँ होने के बावजूद इस बच्चे को इतना ख्याल रख रही थी। बेशक दौलत और अपने रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए ही सही, लेकिन उस बच्चे को एक माँ तो मिल गई थी। यहाँ खड़े खड़े अब रूह के पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन ये रेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बस खुशी को रेसिंग स्लाइड के ज़रिए मैसेज आ रहे थे कि अब सफ़र इतने किलोमीटर बाकी है ही। रूह तो यहाँ आकर अच्छी खासी बोर हो चुकी थी और पछता भी रही थी कि उससे बेहतर तो था कि वह यारम के साथ ही कहीं चली जाती। अभी वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि सामने से बाइक एक साथ नजर आए। 2 लाइट चल रही थी, आगे कौन था और पीछे कौन दूर से समझना मुश्किल था, और बाइक फुल स्पीड से आगे बढ़ रही थी। बाइक नज़र आते ही खुशी और बाकी सब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि वो खामोशी से खड़ी रही। जब वो छोटा बच्चा अचानक सड़क के बीचों बीच आ गया, सानिया पागलों की तरह शोर मचाने लगी। वो जानती थी कि इसको कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
हैवी रेसिंग बाइक में तो ब्रेक नहीं होती, अब क्या होगा? सानिया, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी ना, खुशी परेशानी से बोली, जबकि सानिया का तो बस नहीं चल रहा था कि वो भागकर बच्चे को बचा ले। बाइक आगे की तरफ आ रही थी, वह दोनों ही बच्चे को सड़क के बीचों बीच से देख चुके थे। सानिया के चीखने के चिल्लाने से बच्चे पर कोई असर नहीं हो रहा था, वो उसकी बात को ना सुन रहा था और ना ही सिर्फ देख रहा था। दर्क बच्चे की परवाह किए बाइक फुल स्पीड में आगे बढ़ा चुका था, जबकि यारम को पता था तो बस इतना कि मज़ीद बाइक आगे जाने से यकीनन उस बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन इस आदमी को उसकी परवाह ही कहाँ थी, उसे तो बस अपनी जीत से मतलब था। लेकिन यारम इतना खुदगर्ज़ नहीं था, वो अपनी बाइक को स्पीड देते हुए ना सिर्फ उसे आगे ले गया बल्कि एक ही झटके में बाइक को छोड़कर बच्चे को बचाने की खातिर सड़क के बीचों बीच कूद गया, जबकि दर्क बिना बच्चे और यारम की परवाह किए अपना अपना बाइक जीत के मकाम की तरफ बढ़ा ले गया। सानिया पागलों की तरह भागती हुई सड़क की तरफ आई थी, जबकि रुका हुआ सांस बहाल हुआ, लेकिन वो दूर से ही यारम को गिरते हुए देख चुकी थी और उसे यकीन था कि यारम को गहरी चोट लगी है। उसे सर से खून बह रहा था, जबकि बच्चा बिल्कुल सही सलामत यारम के बाहों में था। सानिया ने भागते हुए अपना बच्चा लिया, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक था, जबकि रूस के पास खड़ी उसके सीने पर लगी चोट को देखती तो कभी सर की चोट को। यारम, आपको तो बहुत खून बह रहा है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। वो आंखों में नमी लाए यारम से बोली, आप रोना मत शुरू कर देना मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सी चोट है, शुक्र है कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उसने बहुत प्यार से रूह को जवाब दिया, जबकि इंतहाई सर्द और गुस्से भरी नज़र से सामने दर्क को देख रही थी। वो उसे कभी नहीं लगा था कि वो अपनी जीत के लिए इतनी खुदगर्जी पर उतर आएगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था क्या? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर तुम 1 इंच उस बच्चे के करीब से गुजरते तो उसकी जान जा सकती थी? इतना खुदगर्ज़ कैसे हो सकते हो तुम? मुझे वैसे भी इस खेल की जीत और हार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि इस बच्चे की जान जा सकती थी, एक ही पल में वो मर सकता था, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी जीत से मतलब था। यारम को इस पर गुस्सा आया था, वो सिर्फ एक खेल देखने के लिए इतना आगे बढ़ गया कि किसी की ज़िंदगी की परवाह भी नहीं की। वो शख्स किसी ऐसी उम्मीद की कोई ऐसी उम्मीद नहीं रख सकता था। मैंने इस बच्चे का ठेका नहीं उठा रखा, वैसे भी अगर बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं, और अगर पैदा कर लिए हैं तो ऐसे जगहों पर लाते क्यों हैं? यहीं पर बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ बच्चों को लाना अलाउड नहीं है, और वो बच्चा मरता है जीता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मेरे रास्ते में होता तो अपनी जीत की खातिर मैं उसके ऊपर से भी बाइक निकालने में 1 सेकंड न लगाता, क्योंकि अगर दर्द को ज़िंदगी में किसी चीज़ से मोहब्बत है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जीत है। आइंदा अपने बच्चे को यहाँ लेकर मत आना। सानिया को सख्त अंदाज में बोला, कितने बेदिल इंसान हो आप, बेहिसी आपके रग रग में भरी है। वो बच्चा मर सकता था, लेकिन आपको तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए अगर कोई चीज़ अहमियत रखती है तो सिर्फ ये जीत। इस बच्चे का क्या आपको कोई मतलब नहीं है कि इस बच्चे के माँ बाप पर क्या बीती? रूह गुस्से से बोली, हाँ हूँ मैं बेदिल, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। सही कहा तुमने, बेहिसी मेरी रग रग में भरी है, इसलिए तो सब लोग मुझे हार्टलेस के नाम से जानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके सीने में दिल नहीं है, और ऐसे इंसान से अच्छी की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। वो रूह की आंखों में आंखें डालता कहकर एक नज़र यारम को देखकर आगे बढ़ गया। यारम उसके इशारे को समझ चुका था, वो उसकी बात के मतलब की गहराई तक जा चुका था। आप आदमी क्या था क्या नहीं, ये बात वो साफ अल्फाज में उसे बताकर जा रहा था, जब अचानक रुका और एड़ियों के बाल घूमकर एक बार फिर से रूह की तरफ झुका। तुम्हारा चैलेंज हार गई, तुम्हारे शोर को हरा दिया, मैंने हार ही गया, मेरे हाथों इतना भी कोई चैंपियन नहीं था। वो उसे देखते हुए हंसकर आगे बढ़ने लगा कि रूह की आवाज़ से उसे रोक लिया। गलत फहमी है आपकी कि आप जीत गए हैं, और अगर आप उसे जीत कहते हैं तो आप उसे बड़ा लूज़र मैंने आज तक नहीं देखा। जिस तरह की जीत को जीत का नाम आपने दिया है ना, उससे बड़ी कोई हार नहीं हो सकती। आप हार गए हैं लेकिन इंसानियत जीत गई है। उसके पीछे की तरफ इशारा किया था, जहाँ सानिया अपने बच्चे को गोद में लिए पुरसकून नज़र आ रही थी, जबकि रूह से नज़रअंदाज करती एक बार फिर से यारम के ज़ख्म देखने लगी। वो आहिस्ता से उसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई भी क्लिनिक ओपन नहीं था। संडे होने की वजह से पूरा स्विट्ज़रलैंड सुनसान गांव की तरह खाली पड़ा था, इसलिए रूह को ये सब कुछ खुद करना पड़ रहा था, क्योंकि यारम होटल में मौजूद किसी भी डॉक्टर या नर्स से अपना इलाज करवाने को तैयार नहीं था। और ऐसे में रूह एक अच्छी बीवी होने के नाते उसकी ड्रेसिंग कर रही थी, जबकि यारम को तो उसे तंग करने का मौका मिल गया था। वो शर्ट उतार कर बेड पर बैठा और रूह के बिल्कुल साथ बैठी उसकी गर्दन पर मौजूद नन्हे खून के कतरे साफ कर रही थी, और यारम उसे अपनी बाहों में लिए कभी उसकी गर्दन में मुँह छुपाता तो कभी गाल को लबों से छूने लगता। रूह शर्म से दूर होती अपना काम मुकम्मल कर रही थी। यारम ने ड्रेसिंग ना करवाने की कसम रखी थी, लेकिन रूह ने ज़िद करके उसे बिठा लिया था, और अब वो उसे यहाँ बिठाने का हर्जाना वसूल कर रहा था, क्योंकि अगर वो यहाँ से उठी तो यारम ड्रेसिंग करवाने से साफ इनकार कर देता। बस यही वजह थी कि वो खामोशी से उसकी मनमानियाँ बर्दाश्त कर रही थी। कभी उसके गाल को चूमता तो कभी बालों से खेलता तो कभी उसकी गर्दन पर झुक जाता, अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करता।
रूह ड्रेसिंग मुकम्मल करती है उसके करीब से उठने वाली थी कि यारम ने उसके होंठों को कैद करते हुए खुद पर लिटा लिया। तुमने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे अपना काम करने दो। ये तुमने सिर्फ ड्रेसिंग किया है, इसका इलाज भी तो करना पड़ेगा। वो बहुत प्यार से बेड पर लिटा था, उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमने लगा, जबकि खामोश से पड़ी रूह उसकी मनमानियाँ बर्दाश्त कर रही थी। जो आज कुछ भी हुआ है दोबारा नहीं होना चाहिए। रूह ने इशरातों से तौबा कर ली थी। उसे दर्द जैसे बेहिस इंसान से नफरत होती जा रही थी, जो ऐसा तो नहीं लगा था